अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ पीर की सुबह है, नया हफ्ता शुरू हुआ है, 10 अप्रैल है। शुरू है। ये देखें, ये पाकिस्तान की तारीख़ में अगर आप इस तरह से दिन गिनने लगेंगे तो 365 दिनों के लिए आपको 365 वाक़यात मिलेंगे। नहीं, और ऐसे वाक़यात मिलेंगे, ऐसे वाक़यात मिलेंगे कि बस ऐसे कैसे हो गए और कैसे वैसे हो गए वाला मामला हो जाएगा। नहीं, वो तो आप कोई ना माने तो ना माने ना, आपको तो मैं कन्विंस नहीं कर सकती। अगर आपको 10 अप्रैल की कोई कमी जो है वो आम दिनों के हिसाब से कम लग रही है, महसूस हो रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई ऐसे वाक़यात हैं इस कौम की हिस्ट्री में, इस कौम की तारीख़ में कि वाक़यात की भरमार है। चंद एक हैं जो कि हमेशा एक इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं और वो इम्पैक्ट उनका आज तक महसूस होता है। 1971 ढाका फॉल, उससे बड़ा दिन तो नहीं है ना कोई, नहीं है बिल्कुल। तो वो मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ। 16 दिसंबर हिस्टोरिक दिन या एपीएस वाला वाक़या है, तो खास हिस्टोरिक कुछ दिन होते हैं और 10 अप्रैल भी उन दिनों में से एक है। 2022 को आज के दिन जो है वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो गिराई गई थी। भाई आईनी तो तौर इसके हवाले से हम आगे बात करेंगे। बोले आईनी तौर पर क्या कहते हैं उसको, कौन सी तहरीक है? अदम एतमाद। वो आगे बताएंगे ना, आज का दिन तो गई थी। हाँ, पूरा बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। उसके बाद अभी तक क्या क्या हुआ वो भी बताएंगे, सब बताएंगे हम। और क्या इंतजार कहते हैं ना। देखें वो क्या है कि ये जो हमारा अखबार है 92 का, इसका स्लोगन क्या है? हम खबर छुपाते नहीं छापते हैं। हाँ। और आज की ख़ास बात एक और ये भी है, ये भी बड़ा अहम बात मैं आपको बता दूं कि 6 साल मुकम्मल हुए आज हमारे इस 92 रोज़नामा 92 न्यूज़ की इशाअत को। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा एक दिन है, सालगिरह है यूँ कहिए कि 92 न्यूज़ के अखबार की। तो इनकी तमाम टीम को मुबारकबाद हो। और इसी तरीके से खबर छुपाते नहीं छापते का जो स्लोगन है, इस पर अमल दरामद करते रहे। और अभी तक तो किया है। और देखें सारी खबरें छपी हुई, ज़बरदस्त, एक चीज़, एक कॉलम, एक सफ़ा ऐसा है कि जिसको आप पढ़ें और अपने इल्म में इजाफा करें, अपनी मालूमात में इजाफा करें। और कॉलमिस्ट जो 92 रोज़नामा 92 के लिए लिखते हैं, जो इसको हेड कर रहे हैं इरशाद आरिफ साहब, जो एक तरह से देख रहे हैं उसके ग्रुप एडिटर जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उनका एक अपना तजर्बा है सहाफ़त का, लिखने लिखाने का। फिर औरिया साहब का अपना एक तजर्बा है, वो तो खैर मुख्तलिफ जहतों में हर चीज़ ही लिख चुके। अच्छा, 10 अप्रैल 1973 का एक वाक़या है, देखें इसी अखबार को पढ़ें तो आपको पता चलेगा 10 अप्रैल की अहमियत का। ये देखें क्या लिखा हुआ है, नया आईन मंजूर हो गया। नया कहाँ लिखा हुआ, कौन सी? ये इसके ये देख रहा था। नया आईन ने काम हासिल, नए आईन से मुल्क को इस्तेहकाम हासिल हुआ है ना। ताज़ा आईन मंजूर हुआ था उस दिन। सदर भुट्टो साहब, ये देखिए सदर भुट्टो 73 का जी 73 का आईन, 73 के आईन के तनाजुर में ये अखबार छपा था। बिल्कुल 73 के आईन के तनाजुर में ये अखबार छपा गया था। ऐसे ही होता है ना, थोड़ा सा कुछ है। ये मौलाना साहब का है ना। 73 के आईन के अच्छा 73 के आईन के तनाजुर में ये अखबार छापा गया है। और खुशहाली और सरबुलंदी की दुआ के बाद कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर लिया गया। बिल्कुल। तो ये देखें, तो ये जी आज का दिन था, कौमी असम्बली में ये पास हुई थी। बिल्कुल। अच्छा, एक शेर मैंने कल पढ़ा, बड़ा मजे का था। अच्छा, वो सुनाओ आप। वो सुनाओ इरशाद। इसको आप किसी भी सूरत-ए-हाल से लिंक मत कीजिएगा। लिंक करने की जरूरत नहीं, खाओगा फंस जाऊंगा मैं। ओके मैं नहीं करूंगी, अवाम ने कर लिया तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, कहते हैं शायर कि जी जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो। अच्छा, जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। ओके। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। ये राहत नूरी साहब का ये शेर है और वो बड़ा कमाल शेर है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। ऐसा ही, तो बस ऐसा ही होता है बहुत सारे। ठीक है जी। तो ये तो खैर शुरू की हमारी जो आज के दिन की जो कि बिल्कुल अहम नहीं होती इस प्रोग्राम में, बिल्कुल सबसे कम गैर अहम चीज अगर आपने देखनी है तो प्रोग्राम में फौरन ट्यून इन कर जाए। लेकिन अब हम सही तरीन जो अहम तरीन चीज़ें हैं प्रोग्राम की उसकी तरफ बढ़ते हैं। और रमज़ान मुबारक में जैसा कि आप जानते हैं कि सिलसिला है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं का। तो आज कौन सी दुआ की तरफ जा रहे हैं हम? आज हम दुआ की तरफ जा रहे हैं कि मुल्क
में खैर व आफियत बरकत के हवाले से जो दुआ की गई थी उनकी जानिब से, वो आपको सुनवाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बताया रहा है, अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से हिजरत करने के बाद मदीना मुनव्वरा में जब वो गए तो एक तरीके से एक यूँ कह लीजिए एक पहली इस्लामी रियासत जो है वो कायम हुई, मदीना में वजूद में आई। ठीक है जी। अब जाहिर है कि मक्का भी है एक तरफ, यहूदी भी हैं और बहुत सारे मामलात ऐसे चल रहे हैं, और वो सारे मामलात मदीना की जो रियासत है, एक छोटा सा शहर है जहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हैं और वहाँ पर दुनिया को सिखा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि अब आने वाली हुकूमतें या आने वाले जो दिन हैं उसमें सियासत का जो तरीका है, जो अतवार है, वो क्या होने चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से हमें हर शोबे में रहनुमाई मिलती है। तो सियासत कैसे करनी है, हुकूमत कैसे करनी है, लोगों को लेकर कैसे आगे चलना है, उसके तरीके वहाँ सिखा रहे हैं और हर तरफ से साजिशें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। अब उनसे डील करने के लिए एक तो हिकमत अमली है और एक है दुआ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। वो दुआ कौन सी है, आइए देखते हैं। ऐ अल्लाह, हमारी ज़मीन में बरकत अता फरमा, खुशनुमाई अता फरमा और अमन व सुकून भी अता फरमा। जी, बरकत, अमन सुकून, ये तमाम जो है वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी ज़मीन के लिए। अगर वहाँ पर अमन सुकून ना हो तो फिर वो जिस तरह हम कहते हैं ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मामलात बस ऊपर नीचे ही रहेंगे। बिल्कुल। वो एक और जगह में पढ़ रही थी कि 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम होती हैं जब कोई मुल्क के हवाले से बात होती है या मुल्क की तरक्की और उसके लिए हवाले से बात होती है। एक होते हैं मीठे पानी, पानी का होना बड़ा जरूरी है। ये सारी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, पानी के गिर्द ही सिविलाइजेशन कायम होती है ना। फिर फर्टाइल लैंड्स, जो कि ज़मीनें ऐसी हों कि वो सोना उगलें, जैसे कि पाकिस्तान के हवाले से हम अक्सर पढ़ते हैं और कहते हैं और देखते हैं। और फिर इसके बाद एक ऑनेस्ट लीडरशिप। अगर ये तीसरी चीज ना हो, ऑनेस्ट लीडरशिप ना हो, तो वो मीठे पानी, वो फर्टाइल लैंड्स, वो आपकी ज़मीन से सोना उगलती हुई जो भी है मामलात, वो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर ये तीसरी चीज़ जो है वो आपके मुल्क को नसीब ना हो। तो अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें इस रमज़ान कि इस मुल्क पे रहम हो और इस मुल्क के लिए ऐसी लीडरशिप का चुनाव हो, एक तरह से ऐसी लीडरशिप इस मुल्क को मिले कि जो इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली का जो है वो हमें नवीद ही ना सुनाए, सिर्फ वो असल में काम करके दिखाए। बस मैं बनूंगा लीडर इस कौम का, इंशाल्लाह मैं बनूंगा। शिफा, आप मुझे दीजिएगा वोट अगर मैं कभी इलेक्शन में खड़ा हुआ तो। जिस तरह आपकी खामोशी है उस तरह मुझे लग रहा है कि मैं ही वोट डालूंगी फिर बेटा आपको। एक ही वोट होगा और वो मेरा होगा, वो भी इस मजबूरी में तो होगा कि चलो भाई अब साथ काम करना है, रोज मिलना जुलना, लेकिन उसके बाद तो फिर आप प्रोग्राम नहीं करेंगे तो फिर हम फिर कोई और देखना पड़ेगा। प्रोग्राम तो शायद करता रहो ना। नहीं ऐसे आपको टाइम कहाँ मिलेगा, फिर आप लीडर बन जाएंगे। टीम भी तो लीडर की अहम होती है ना। हाँ, उस टीम को मैं सारे काम दे दूंगा और देखूंगा, निगरानी करूंगा कि भाई क्या क्या कर रहे हैं वो और किस तरीके से कर रहे हैं, और शाम को जब फ्री हो जाऊंगा तो फिर शाम का प्रोग्राम कर लूंगा मैं। अच्छा। आज की कार्रवाई, उस प्रोग्राम का नाम होगा आज की कार्रवाई। जो आज कार्रवाई हुई कौम के सामने बताऊंगा मैं, कौम आज ये हुआ है और 10-15 मिनट में बता दूंगा। टाइम इतना मेरे पास ज़ाहिर नहीं होगा, लेकिन कौम से कम्युनिकेशन, कौम से लिंकेज मेरा बड़ा जरूरी है। राब्ता, अवामी राब्ता। तो नहीं जाएंगे आप? बाहर तो जाऊंगा ना, क्यों नहीं जाऊंगा। क्या करने बाहर जाएंगे आप? ऐसे घूमने फिरने जाऊंगा। काम इधर कौन करेगा? वो सब कर लेंगे। ये हमारे मुल्क में ऐसा होता है, या कहीं पे भी इतने बड़े लीडर बन जाओ, सदर बन जाओ, वजीर आज़म बन जाओ, फिर बाहर भी ना जाओ। ये क्या बात हुई? कोई करोड़ों रुपए खर्च मैं भी तो करूँ ना। अच्छा ऐसे भी नहीं होता। अच्छा खैर, ये तो खैर से हम सियासी बातों की तरफ चले गए। अब हमने जो अपना सिलसिला अगला जो चलाना है, जिससे हमें रहनुमाई मिलती है, जो सबसे अहम ज़िंदगी में हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है, वो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सीरत मुबारक की ज़िक्र की तरफ हम चलते हैं। और आज छोटे छोटे दो वाक़यात हैं। अच्छा। और लेकिन वो वाक़यात आप सुने कि कितने अहम हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिजाज की नरमी थी, उसको ज़रा हम एनालाइज करें, हम अपने मिजाज को देखें तो ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाना, कड़वे हो जाना, बिल्कुल। और अगर किसी दूसरे शख्स का, एक तो होता है ना कि हालात ऐसे चल रहे हैं, या चलो भाई गर्मी है उसमें गुस्सा आ रहा है, ट्रैफिक में आप जा रहे हैं उसमें गुस्सा आ रहा है, वो अलग चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक डीलिंग, लोगों ने आमतौर पर अगर लोग आपसे एक बुरा बर्ताव कर रहे हैं या किसी ऐसे बर्ताव की तरफ आपने देखा कि जो कि मुनासिब नहीं था, लेकिन उस पर भी नरमी का मामला, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हमें मिलता है। और उसका सबसे बड़ा वाक़या, सबसे बड़ा, इसको अब अगर आप आज के माहौल से ज़रा कंपैरिजन कीजिएगा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रिवायत करते हैं कि एक अराबी शख्स मस्जिद नबवी में आता है और मस्जिद नबवी में जाकर वो पेशाब कर देता है। अब आप सोचें कि ये कितना ज़्यादा एक ऐसा अमल है
कि जिसको हर शख्स नापसंदीदा कंडेम भी करेगा, उसको गुस्सा आएगा उसको, जाहिर है ये क्या कर रहे हैं मस्जिद, बिल्कुल पाक तरीन जगह, फिर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो फिर मस्जिदों की यूं कह लीजिए कि सबसे बिल्कुल महराज मस्जिदों की, बिल्कुल। अब वहां पर एक शख्स आता है और वो ये काम कर देता है। इस पर जो सहाबा कराम थे, जो लोग थे, वो लोगों ने उसको पकड़ा कि भाई इसको ज़रा गुस्सा किया जाए, मारपीट हो उसकी, या जो भी सारा उसको जो है वो पकड़ लिया। अब यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव देखिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लोगों इसे जाने दो। और अच्छा, कई रिवायत में ये भी आता है कि आपने वो जब ये अमल कर रहा था तो आपने उस वक्त ही लोग दौड़े थे, ज़ाहिर है, तो रोक दिया था कि रुक जाओ। अच्छा, फिर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ने आपको बता रहा था, इसे जाने दो और इसके पेशाब पर पानी का एक डोल बहा दो, क्योंकि तुम नरमगीर बनाकर भेजे गए हो, सख्त गीर बनाकर नहीं भेजे गए। ये अपने सहाबा कराम को वो कह रहे हैं कि तुम नरमगीर बनाकर भेजे गए हो। मोहब्बत से लोगों को अपने किसी भी अमल से, अगर कोई गलत अमल भी कर रहा है उसे मोहब्बत से समझाओ, प्यार से समझाओ। सख्त गिरी से लोग दूर हो जाते हैं, मुतनफ़िर हो जाएंगे मजीद। अगर वो कोई पहले ही कोई बुग़्ज़ रख के दिल में बैठा है, अब ये अमल जो कर रहा था शख्स, वो कोई मोहब्बत में तो नहीं हो रहा था, ये तो जाहिर है कि वो नफरत में अगलों को गुस्सा दिलाने के लिए, या लाइल्मी में, गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझ के कि ये तैश में आए, तो ये शख्स इस किस्म की मतलब जो गुस्सा पी लेने वाला काम है, ये अमल जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही आ सकता है, और वही बता सकते थे अपने लोगों को, कोई आम आदमी ये काम कर नहीं सकता। और मैं निहायत अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मसाजिद में मुसलमानों को जिस कदर मुसलमानों को गंदगी फैलाते देखा, गंदगी फैलाते हुए तो चले, एक मरहला है ना, गंदगी फैला रहे हैं, वो कचरा फेंक रहे हैं, बिल्कुल चले, मैं उसको भी दरगुजर मस्जिद में लड़ते हुए देखा है, लड़ते हुए ऐसे ऐसे मामलात पर लड़ते हुए देखा है मसाजिद में लोगों को, कि अफसोस होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को भी कह रहे हैं कि इसे जाने दो, और यहाँ पर हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा वाक़या हज़रत अनस का बयान है कि एक रोज़ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था कि आप सख्त हाशिए वाली एक नजरानी चादर आपने ओढ़ी हुई थी। अब ये ज़रा सख्त थोड़ी सी चादर थी, ठीक है। एक बद्दू आपके पास आया और उसने आपकी चादर के साथ आपको ऐसा सख्ती से खींचा कि वो चादर फट गई, एक सख्त चादर फट गई बिल्कुल। और आपकी जो गर्दन मुबारक थी उसको जब मैंने देखा तो उस चादर के निशानात आपकी गर्दन पर नमूदार हो चुके थे, इतनी सख्ती से उस चादर को खींचा गया था उस शख्स की तरफ से। और उस शख्स ने फिर क्या कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास जो खुदा का माल है उसमें मेरे वास्ते हुक्म कीजिए। अब ये उस शख्स ने जुमला कहा, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव सामने आता है हमारे कि आपने उसकी तरफ देखा, आप मुस्कुराए और फिर उसके लिए बख्शिश का या माफ़ी का हुक्म दिया। क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके साथ कोई भी इस तरह की चीज़ होगी तो लोग गुस्से में आएंगे। लोगों का गुस्से में आना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह रोका, मुस्कुराना और उसके लिए दुआ करना, बिल्कुल उसको सज़ा ना देना, फौरन उसका गिरबान ना पकड़ लेना, बिल्कुल। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है जी। तो ये था जी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत का बयान। अब आगे बढ़ते हैं और 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ जाते हैं। वफाकी काबीना ने पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की मंजूरी का फैसला पार्लियामेंट पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम के खात्मे के लिए मुशावरत। इमरान खान हमला केस के मुद्दई तफ्तीशी अफसर आमिर शहजाद इंतकाल कर गए। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 गिरफ्तार। जमान खान की यॉर्कर से हारिस रऊफ जख्मी, ट्रेनिंग के दौरान बैटिंग छोड़ गए। अमेरिका में न्यू जर्सी की मस्जिद में नामालूम शख्स का फजर की नमाज के दौरान इमाम पर चाकू से हमला। हिजबुल्लाह और हमास रहनुमाओं की मुलाकात, इसराइल के खिलाफ मजबूत मज़ाहिमत का अज़्म। और फ्रांस में धमाके से 2 रिहायशी इमारतें गिर गईं। तो
ये तो थी जी 60 सेकंड न्यूज। कुर्सी एडजस्ट हो गई, आप सही जगह बैठ गए। कुर्सी पर एडजस्टमेंट बड़ी जरूरी है। अच्छा, मैं हैरान होती हूँ, अक्सर मैं हैरान होती हूँ, मैं ये सवाल यहाँ पर पूछती हूँ आप लोगों को भी मैं शेयर करूंगी आज कि ये कुर्सी हर दफा हम यहाँ पर छोड़कर जाते हैं स्टूडियो में, हर दफा ये कुर्सियां हिली हुई होती है। कुर्सियां तो हिलाएगा ना कोई ना कोई। आपने कुर्सी छोड़ी, कोई हिलाया भी ना, ये क्या बात है? ये क्या बात है? ऐसे थोड़ी सारा मामला है, कुर्सी हिलाएगा। आप जहाँ कुर्सी से हटेंगी वहां आपकी कुर्सी हिलाने की कोशिश की जाएगी, तो इसीलिए आप कोशिश करें कुर्सी अपने साथ लेकर जाया करें। हाँ, अब मैं कुर्सी के लिए अपना मैं कोई गाड़ी पे कोई स्टैंड वैंड लगवाती हूँ कि मेरे प्रोग्राम करने स्टैंड लगा होता है ना गाड़ियों पे। प्रोग्राम करने के बाद मेरी कुर्सी मेरी गाड़ी के ऊपर जाके लाद दें। हाँ, मेरी कुर्सी मेरी मर्जी, ये है हमारा मुद्दा। वाकई ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं जरा कुछ आज की जो हमारी ट्रेंडिंग स्टोरीज हैं, क्या क्या चीजें दुनिया में ट्रेंड कर रही थी या कर रही हैं आज के दिन। तो वो उनमें से सबसे जो बड़ी चीज है जो हुई है आज के दिन, वो पिछले साल रिजीम चेंज था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो तरीके अदम एतमाद की कामयाबी को एक बरस गुजर गया है आज। और ये एक साल पाकिस्तान पर कैसा गुजरा, इसके हवाले से आपको बताते हैं। उफ कैसा गुजरा भाई, उफ कैसा गुजरा। भारी पड़ा, बड़ा भारी पड़ा हमें, हम सबको इंडिविजुअली भी, हमारी जेबों को भी, हमारे मुस्तकबिलों को भी, और मुल्क तो खैर बर्दाश्त कर ही रहा है। 6% की शरह से तरक्की करती मईशत एक ही साल में आधे से भी कम फीसद पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू 100 रुपए से जायद कम हो गई। अफरात ज़र 35.5% तक पहुंच गया। शरह सूद 11.75% से बढ़कर 21% हो गई जी। एक साल पहले एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में नए रिकॉर्ड बन रहे थे, अब इन दोनों में तकरीबन 4 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है। सनतें बंद हो रही हैं, LCs न खुलने की वजह से हजारों कंटेनर्स एयरपोर्ट पर खड़े हैं और माल जो है उनके अंदर पड़ा हुआ सड़ रहा है। बेरोजगारी फिर देखें, बेरोजगारी गैर मामूली, बेरोजगारी में गैर मामूली इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत 272 रुपए, जबकि डीजल की कीमत 293 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची है। अच्छा, फिर पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी मजीद कर्ज देने से हमें जरा कुछ हिचकिचा रहे हैं। हर जगह हम जा रहे हैं, हर जगह बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मामला कुछ सेटल हो नहीं पा रहा है। IMF का अलग मामला चल रहा है। वो IMF की जो मिलने वाली किस्त थी वो कई महीने से रुकी हुई है। आलमी मीडिया जो है वो पाकिस्तान के दिवालिया होने की नवीदें सुना रहा है। और बाकी जो मुख्तलिफ शोबे हैं, अगर उनकी भी बात करें तो माहिरीन जो हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। और एक अजीब सूरत हाल है कि बस चलो जी बाहर जाओ, वहाँ से जो है वो क्योंकि मायूस हो चुके हैं यहाँ पर लोग। जरा बिल्कुल मायूसी भी है। फिर कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो हमने देखा पिछले कुछ अरसे में। फिर हमने जो सियासी मैदान में जो महाजाराइयाँ देखी और अजीब व गरीब सूरत हालें देखी। कभी नेशनल असम्बली को एक अजीब सा हाउस बने हुए देखा कि जहाँ पर अपोजिशन नहीं है और कवानीन पे कवानीन भरे जा रहे हैं। फिर अब तो खैर जजेस और मतलब एक तरह से अदलिया और जो एग्जीक्यूटिव है हमारी पार्लियामेंट वो जो है अब आमने सामने है। तो ये मामला पिछले एक साल में सबसे ज्यादा अफसोस मुझे पता है किस चीज का हुआ। सबसे ज्यादा अफसोस राजा रियाज साहब का अफसोस का। उनसे कोई बात नहीं कर रहा यार। ये देखो ना, कुछ भी हो यार, चाहे कुछ भी हो जाए यार, ये तो नहीं बनता। ऐसे तो नहीं होता ना कि बात ना करो किसी से आप। ऐसे नहीं होता कि भाई मेरा नाम भी अब तो नहीं ले रहे, सलाम भी नहीं कर रहे। देखो ये ना करो। ये वैसे पर्टिकुलरली उन्होंने किसी का बताया कि कौन नहीं सलाम वलाम कर रहा, कौन बातचीत उनसे? सादर रफीक साहब का शायद उन्होंने जिक्र किया। लेकिन ये कि जो भी नहीं कर रहा, ये गलत बात है ना। मतलब एक बंदा जो है उसने एक डट के खड़े हो गए। उन्होंने क्या कहा, मैंने ऐसा काम किया, पहले आप मुझे कहते थे कि मेरा नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, तो अब जब सुनहरी हरूफ से लिखने का वक्त आया है तो अब आपने उनको सलाम दुआई करना छोड़ दिया। हाँ, तो ये तो ऐसे वक्त में खड़े थे जब वो गाने बजते थे। वो कहा जाता था ना, डट के खड़ा है अब इमरान। हाँ। तो इनके बारे में फिर बजने शुरू हो गए कि डट के खड़ा है राजा रियाज। हाँ, ये भी गाना है। मतलब और क्या, तो भाई म्यूजिकल आपने खड़ा है राजा रियाज भरपूर मैंने ट्यूने तो देखे, फिर हम बना ही लेते। वाह वाह वाह, वेरी गुड, जबरदस्त। तो बहरहाल ये राजा रियाज साहब के साथ तो मतलब जितनी ज्यादती मुल्क के साथ एक तरफ, राजा रियाज साहब के साथ जो हुआ वो दूसरी तरफ। एक तरफ बिल्कुल। राजा रियाज साहब हम आपके साथ हैं और आपके साथ इन होने वाली ज्यादतियों का हम भरपूर मजाला करने की कोशिश करेंगे और इसके हवाले से आवाज़ भी उठाएंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो जो हालात की बात हो रही थी, अजीब से हालात थे। उन अजीब से हालात में हम चूँकि फ़लस्तीन वाला जो मामला है वो चल रहा है। अब वो जो रोज़ाना की बुनियाद पर आप फ़लस्तीन की सूरत हाल देखते हैं, किस तरीके से यहूदी जो अफवाज हैं वो बैतुल मक़दस की बेहुरमती कर रही हैं। अब एक बार फिर आपको ये नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पिछले रमज़ान भी हुआ था और अभी एक वीडियो में देख रहा तो ये खास एक्टिव हो जाते हैं मेरा ख्याल है। ये तो खास एक्टिव हो जाते हैं, बिला इश्तियाल वहाँ पर हमले करते हैं, इबादत में मशरूफ़ लोगों पर तशद्दुद होता है। और अभी कल इसराइली हुकूमत का बयान आया है कि ये देखें ये फ़लस्तीनी किस तरह के लोग हैं, ये मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। भाई
वहाँ पर लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। वो नहीं आपको याद, न्यू ईयर की जो पार्टी कर रहे थे मस्जिद अक्सा के? नहीं, ये इसराइलियों ने कहा है कि मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है और ये फलस्तीनी लड़के वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आपको बड़ी परवाह हो गई है जी, आपको बड़ी फिक्र हो गई है। लोगों ने उसके ऊपर फिर क्या लान तान की है कि आप बंदे मार दें वहाँ जाकर, वो खैर है, लेकिन वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो गलत है। अच्छा, अब ये देखें, ये बेसिकली एक आर्ट वर्क है जो कि जूमिंग आर्ट वर्क जो आजकल चल रहा है, और ये फ़लस्तीनी आर्टिस्ट हैं अज़द्दीन, उन्होंने इस पूरे जुल्म को जो कि इसराइली अफवाज की तरफ से होता है, इसको पेश किया है जूम इन आर्ट वर्क के हवाले से। और आप देखें, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा आप इसके अंदर जूम इन करते रहते हैं, और जूम इन करते हुए आपको वो हर जूम पर आप डीप बिल्कुल चले जाते हैं, और वहाँ आपको एक नई जो है वो कहानी एक नया तरीके से नज़र आता है कि भाई मामला हुआ क्या है। देखें खूबसूरत वैसे जी, देखें इस तरीके से ये इन्होंने जो है वो खूबसूरत डिजिटल आर्ट, खूबसूरत भी, और वाकई एक पूरी कहानी इन्होंने सुनाई है बिल्कुल। और एक और कहानी भी है, हाँ, तो अगला एक और आर्ट वर्क है वो भी है। हाँ, तारीख में आर्ट और मशीन जो है उसकी दुनियाएं अलग अलग रही हैं। यही वजह है कि फनकार और साइंसदान दो मुख्तलिफ काम करते आए हैं और एक दूसरे को जरा हल्की हल्की निगाहों से भी देखते हैं दोनों। फनकार कहता है कि ये तो मैं ही काबिल तरीन हूँ, और साइंसदान कहता है फनकार को तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन अब जदीद दौर में इन दोनों दुनियाओं की जो है सरहदें आमने मिलना शुरू हो गई हैं। इसकी ताज़ा मिसाल जो है वो इटली का एक फनकार है जिसने ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हुए मशहूर मुसव्विर पैब्लो पिकासो का एक पोर्ट्रेट वो बना दिया है। और पिकासो ने अपना ये पोर्ट्रेट 1907 में खुद बनाया था, जिसकी नकल जो है वो डारियो गैम्बेरिन ने नामी जो एक आर्टिस्ट है उन्होंने एक खेत में की है। और इसका दावा ये है इस शख्स का कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट्रेट है जो मैंने बनाया है। और डारियो शुमाली इटली के खेतों में दुनिया की मारूफ शख्सियात के जो है वो पोर्ट्रेट बनाने के लिए मशहूर है। लोग उनको उस इलाके में इस चीज़ के लिए जानते हैं। और इसने 2013 में पोप फ्रांसिस का पोर्ट्रेट बनाया था इसी तरह खेतों में। उसके लिए ट्रैक्टर, हल और जो सरवान है इनको इस्तेमाल किया था। और ये पोर्ट्रेट जो है वो 2500 मीटर के खेत में बनाया गया, बहुत बड़ा। और इसी पर फिर उसने जॉन एफ कैनेडी का भी वो पोर्ट्रेट खेत में तैयार किया था। बिल्कुल। 2016 में उसने डोनाल्ड ट्रंप का भी तस्वीर बना दी थी। भाई खेत को डोनाल्ड ट्रंप बना दिया। बिल्कुल, खेत भी जज्बाती सा हो गया होगा। तो ये देखें क्या कमाल इसने जो है वो काम किया है। अच्छा, एक और काम हुआ है कमाल, वो क्या हुआ? इंसान की यूँ कह लीजिए कि बस मैं अक्ल पर मातम करता हूँ इस काम को इस तरह से। एक दौलत खर्च करने का भी एक मयार होता है ना, ठीक है, लेकिन आप एक हद तक ही दौलत खर्च करते हैं। कभी कभी दौलत खर्च करना बेवकूफ़ी में चला जाता है, और ये बेवकूफ़ी मुझे नज़र आई है। 8 अप्रैल को दुबई में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की नीलामी हुई है, और उसमें P7 नामी ये नंबर है, 5.5 करोड़ दिरहम में ये नंबर फरोख्त हुआ है। और पाकिस्तानी अगर रुपए में अगर बात की जाए, ये तकरीबन बन जाते हैं 4.25 अरब रुपए। एक नंबर लेने के लिए 4.25 अरब रुपए उस शख्स ने खर्च कर दिए, और ये नया रिकॉर्ड है ये गाड़ियों के नंबर। तो शुयूख हैं, लेकिन शुयूख के पास दिमाग भी तो है, अक्ल भी तो है। आप अंदाजा छोड़े, 4.5 अरब रुपए दुनिया भर की गुर्बत को दूर कर देते हैं भाई। पैसा कितना होगा जो उसने 4 अरब रुपए नंबर खरीद लिया, नंबर ही खरीद लिया, तो पीछे कितना पड़ा होगा माल। गाड़ी उसकी कितनी, 4 अरब का अगर किसी गाड़ी पे नंबर लग रहा है तो उसकी वो गाड़ी कितनी, 12-15 अरब की तो वही होगी। अरबों में कहाँ गाड़ियां आती हैं? सोने जवाहरात लदे हों उस गाड़ी पे, चिपके हों वो डायमंड्स। अच्छा, बड़ा मुकाबला रहा इसको खरीदने के लिए, और नीलामी का आगाज हुआ था 1.5 करोड़ दिरहम से, और चंद सेकंड में ही बोली पहुंची 3 करोड़ तक। और एक मरहले पर ये जो टेलीग्राम की जो ऐप है उसके बानी थे, उन्होंने 3.5 करोड़ दिरहम की बोली लगाई, तो यूं लगा कि भाई वो ये नंबर जीत गए। लेकिन फिर उसके बाद बोलियां बढ़ने लगी। और अच्छा, ये किसने खरीदी है? ये नहीं, ये बेसिकली 5.5 करोड़ दिरहम की बोली लगाकर जो ये नंबर जीता, उसने अपना नाम ना बताने की दरख्वास्त की। FBI वाले पकड़ लेते ना, तो उसने कहा भाई मेरा नाम ना बताएं। गुमनाम शख्सियत का ये रिकॉर्ड है जी, मोस्ट नोबल रिकॉर्ड नंबर्स का ये रिकॉर्ड 5 करोड़ 20 लाख दिरहम था जो 2008 में कायम हुआ था। अब ये 5.5 हो गया। आपने कभी देखा शिफा को पैसे इस तरह खर्च करते हुए? बताएं। मेरे पास इतने हैं नहीं ना, होते तो शायद अरे इसी तरह अकल पे पट 5.5 रुपए खर्च नहीं करती है इस तरीके से। 5.5 देखिए, आजकल हमने फिर पहले कहा था मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, आपके पास 2 रुपए भी हो तो वो भी आप संभाल के जेब में देख लें। क्या मतलब लोगों की अक्ल का एक जो मयार देख लें कि इस कदर फजूल खर्ची, इस कदर फजूल खर्ची, ये कौन सा तरीका है? बस भाई आप जेलिस मत हो। नहीं, जेलिस होने की बात नहीं है, लोग मर रहे हैं। आप देखें कि आप
उधर इसराइल की अभी हम बात कर रहे थे, फ़लस्तीन की, लोग मर रहे हैं, वहाँ पे कितनी ज़रूरियात हैं। अभी तुर्की में ज़लज़ला आया, 50,000 लोग मर गए, वहाँ पर कितनी ज़रूरियात हैं। शाम की सूरत हाल देख रहे हैं, यमन की सूरत हाल देख रहे हैं, अफ्रीका में कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर लोग मर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी मैं इतने अरबों। अच्छा, अब जजमेंटल ना हो सकता है इस शेख ने उधर भी किया हो कुछ, तो ये वी डोंट नो दैट ना, हमें पता नहीं। ठीक है, बस छोड़े रहने। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। और अब हमारे जो मेहमान हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, जिन्हें दुनिया के अजीम तरीन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का खिताब मिला है, वो शख्सियत, पाकिस्तानी शख्सियत और स्क्वॉश की दुनिया पर ज़ाहिर है जिन्होंने हुक्मरानी की। ये जो एक ऐसा स्पोर्ट है कि जिसके ऊपर हमने काफ़ी अरसे तक हुक्मरानी की, और इस हुक्मरानी में जो सबसे मशहूर नाम और सबसे बड़ा नाम रहा वो रहा जनाब जहांगीर खान साहब का। जहांगीर खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं सर। रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह बड़ा बरकती महीना होता है और एक बिल्कुल ही लाइफस्टाइल जो है हर एक इंसान का बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आई थिंक इससे यू कैन फील कि वो ब्लेसिंग जो है अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है और लोग उसको अवेल करने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो आपका शेड्यूल क्या होता है रमज़ान में, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? रमज़ान में वैसे मेरी ज़्यादा कोई ख़ास इतनी कमिटमेंट नहीं रखता, क्योंकि एक तो रमज़ान में जो है नींद का मेरा जो है वो शेड्यूल वो फजर के बाद होता है। फजर के बाद सोता हूँ। अच्छा। तो फिर 11-12 बजे उठ के फिर जो अपने ऑफिस के काम वगैरह होते हैं वही करता हूँ वैसे। अच्छा। मगर कोई ऐसी ख़ास कमिटमेंट नहीं लेता। और वैसे भी इस महीने में वैसे वो वाला मतलब एक मोमेंटम बना ही नहीं होता काम वाला, बिल्कुल एक रिलैक्स अंदाज में और एक रिलीजियस साइड पे जो अपनी सारी चीज़ें कर रहा होता है, तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ बस। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ रिवाज भी वैसे यही होता है ना कि लोग या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होते हैं इन्वॉल्व, या उसके अलावा खाने वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा। तो आप जो है, आपकी कितनी रग़बत होती है इन मामलात की तरफ? नहीं जी, मैं अपनी वही बिल्कुल बैलेंस डाइट रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन दिनों में काफ़ी बदपरेजी चीज़ें होती हैं और लोग उसको अंदाज़ा नहीं लगाते, मगर जब वो महीना गुजरता है तो पता चलता है कि आपका काफ़ी वेट पुट ऑन हो जाता है। तो मगर ये है कि मैं अपनी जो नॉर्मल रूटीन वाली चीज़ है वही अपनी नॉर्मल रूटीन में रखता हूँ, और फिर साथ साथ में मेरा अपना वर्कआउट भी हो रहा होता है। ये नहीं कि अगर रोज़े रख रहा हूँ तो वर्कआउट नहीं होगा, मगर अपनी मैंने शेड्यूल बनाया तो उसमें मैं अपनी ट्रेनिंग भी करता रहता हूँ और डाइट का ख़ास तौर पे उसी तरह ख्याल रखता हूँ कि जिस तरह आम दिनों में भी रखा जाता है। तो कोई फालतू चीज़ें ऐसी या फ्राई चीज़ें या पकौड़े वगैरह जिस तरह लोग खाते हैं, ये सारी चीज़ें इससे अवॉइड ही करते हैं। ये बात देखें, ज़बरदस्त। ये है ना पैगाम हमारे लोगों के लिए। तो अभी भी आपकी वो मुकम्मल तौर पर फिटनेस रिजीम, डाइट रिजीम, वो सारी चल रही है एक्टिविटीज़? जी बिल्कुल, कोशिश होती है। रोज़ाना तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगाता हूँ और वो मेरा शेड्यूल होता है कि रात के टाइम में करता हूँ। मैं तकरीबन 9:30-10 बजे नमाज और इशा वगैरह की पढ़ के फिर इसके बाद अपना करता हूँ वर्कआउट। अच्छा। तो फिर वैसे ऑब्वियसली फिर सहरी तक वैसे ही मेरी जागने की रूटीन रहती है। तो सारा अपने उस टाइम पे जो ये फिज़िकली जो काम होता है ट्रेनिंग वगैरह का, तो उस टाइम में कर लेता हूँ। और बाकी जो दिन में जो है, जैसे मैंने बताया ना कि 12-1 बजे उठ के फिर जो है अपने ऑफिस के काम होते हैं असर मगरिब के दरमियान तक कर लेता हूँ, और फिर आमदन फ्री आफ्टर दैट। तो फिर इसके बाद ये रूटीन भी रखी हुई है। और खाने के मामले में वो इस तरह वो नहीं है कि जिस तरह लोग खाने में टूट पड़ते हैं वो चीज़ें नहीं करता है। अपनी वही जो नॉर्मल रूटीन है या जितना मैंने खाना है उतना ही खाता हूँ मैं। हाँ, हमारे यहाँ तो लोग ऐसे टूट पड़ते हैं ना, तो पहली इफ्तारी कर रहे हैं या आखिर कर रहे हैं ज़िंदगी की। अच्छा, लेकिन वो जो आपका एटीट्यूड है ना सर, ये वो एटीट्यूड है कि वंस अ चैंपियन ऑलवेज अ चैंपियन। अब थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को, चूँकि ज़ाहिर है लोग आपके खेल को जानते हैं, आपके स्टेडियस को जानते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ एनी गेम, और ज़ाहिर है हमारे लिए भी बड़े एजाज़ की बात होती है कि मतलब अगर टेनिस की दुनिया में अगर कोई रॉजर फेडरर का इंटरव्यू कर रहा हो तो उसके लिए वो क्या मोमेंट होगा। तो हमारे लिए भी यही मोमेंट है कि जी जहांगीर खान साहब, द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इतना बड़ा चैंपियन बनाया, क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे होते हैं? हाँ, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब आप अपने काम के साथ कमिटमेंट रखते हैं और एक डिसिप्लिन अंदाज में जब करते हैं, तो ऑब्वियसली जिस तरह का आपका एक विजन होता है और आप चाहते हैं कि
जो चीज़ भी करें बेस्ट लेवल पे करें। तो हमेशा मेरी भी यही एम होती थी कि जब भी टूर्नामेंट में था या सर्किट में खेल रहा होता था तो कोशिश यही होती थी कि जो चीज़ मैं ट्रेनिंग के अंदाज में करता हूँ या जिस तरह ट्रेनिंग में करता आता हूँ तो उसको कन्वर्ट कर सकूँ इनटू मैचेस। और मैचेस में मतलब ये है कि जब कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरह आपने ट्रेनिंग की होती है तो आपके अंदर ये सारी ये चीज़ें एतमाद बढ़ाती भी है और आपके अंदर एक उस सलाहियत को भी और बेहतर करती है। तो आपके अंदर ये चीज़ें एक वो होनी चाहिए कि पॉजिटिव वे में कि आप इसको डिलीवर कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि मैंने डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अपने कैरियर को जारी रखा। उसी तरह जितना भी साल में खेला हूँ या 15 साल खेला हूँ तो मेरी हमेशा कोशिश थी कि जितना भी खेलूँ और टॉप पे खेलूँ और जो बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन कहते हैं कि जो आप काम कर रहे होते हैं कि अगर आप अपने काम से सेटिस्फाई होते हैं उस अंदाज में उसको पेश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी थी, लोगों की दुआएं भी थी और मुख्तलिफ जगहों से सपोर्ट जिस तरह होती है, फिर आपका अपना मेहनत और अपनी मतलब कोई शॉर्टकट नहीं होती है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। तो जब आप इस तरह के जहन के साथ चलते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी इसमें मदद करता है। और यही वजह थी कि आई वॉज मोर फोकस, मोर डिसिप्लिन। और हो सकता है बेशक कि बहुत सारे प्लेयर्स मेरे ही जितने ट्रेनिंग करते हो मगर हो सकता है उनकी कहीं ना कहीं लैक होती होगी या कहीं उनकी विजन में लैक होती होगी या कहीं डिसिप्लिन में लैक होती होगी जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे होते थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने अपना कैरियर गुजारा है आई फुली सेटिस्फाइड। और जब मैं रिटायर भी हो रहा था तो मेरी ये हमेशा उस वक्त का अंदाज़ा था कि जब भी मैं रिटायर होऊंगा टॉप लेवल पे रिटायर होऊंगा। तो ये मेरी हमेशा ड्रीम थी और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरा कैरियर जो है मैंने बड़ा सेटिस्फेक्शन के साथ गुजारा है। क्या बात है, ये जहन में रखना ना कि मैं जब भी रिटायर होऊंगा टॉप लेवल पे रिटायर होऊंगा, नथिंग लेस। बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने आपको ये इस चीज़ से नवाजा। अच्छा, इस करियर को अगर आप थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो वो कौन सी चीज़ है जिसको मतलब मैं कहूँ कि एक मोमेंट ऐसा जो सबसे बेहतरीन लम्हा जिसको आप कहेंगे और दूसरा वो लम्हा जो आप कहें कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक लम्हा था इस करियर में, ये दो लम्हात ज़रा अगर आप हमें बताएं। देखिए ऑब्वियसली जब कैरियर जब स्टार्ट करते हैं तो हर एक की मतलब ड्रीम होती है कि टू बिकम अ वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड चैम्पियन। फिर हमारे जो टाइटल्स होते हैं वो ब्रिटिश ओपन बड़ा अहम टाइटल होता है, बिल्कुल जो हमेशा मेरा ड्रीम टाइटल था। और आज भी उसको मतलब स्क्वाश के अगर कोई भी अगर लेवल का प्लेयर खेलता है तो उसकी यही ड्रीम होती है कि वो उसको पार्टिसिपेट करे या उसको जीतने की कोशिश करे। तो क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है, एक हिस्टोरियन टाइटल भी है। जैसे कि टेनिस में अपने विंबलडन का नाम सुना होता है, इसी तरह स्क्वाश के अंदर भी ब्रिटिश ओपन है, गोल्फ के अंदर भी ब्रिटिश ओपन है। तो इसकी एक बड़ी अहमियत है क्योंकि ये 100 सालों से पीछे से चला आ रहा है और इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज के चैम्पियन गुजरते आ रहे हैं। तो यही हमेशा पहले शुरू से ड्रीम थी। और ऑब्वियसली मैं जब जिस वक्त सर्किट में आया था उस वक्त बड़े नाम माशाल्लाह जैसे जैफंड था, कमर वगैरह थे, महबूबुल्ला, हिडी, ये सारे टॉप के प्लेयर्स उस वक्त खेल रहे थे। तो इट वाज नॉट इजी टास्क। मगर ये कि जब मैंने 81 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती एज ऑफ 17 और फिर 82 में ब्रिटिश ओपन जीती, तो ये मेरा एक कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था। और ओबियसली जब आप अपने कैरियर को शुरू करते हैं तो आपकी ये ड्रीम में होती है। तो मैं बड़ी यंग एज में इन चीज़ों को अबूर कर चुका था और फिर मेरा यही इरादा था कि उसको कंटिन्यू रखूँ एज ए बेस्ट लेवल पर और जितना मुमकिन हो सकता है। तो जिसकी वजह से आप देखते हैं कि 10 साल ब्रिटिश ओपन मैंने जीते हैं। मगर 10 साल ब्रिटिश ओपन जीतने का मकसद ये नहीं था कि मैं कोई लैक हो गया या कोई चीज़ जो की ट्रेनिंग नहीं करता था। मेरी हमेशा वही पहले से ज़्यादा मेहनत होती थी, पहले से ज़्यादा मोर फोकस होता था क्योंकि जितना मैं इन फिगर्स में बढ़ता जा रहा था तो ऑब्वियसली प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश होती कोई ऐसा पीरियड या कोई टाइम ऐसा लैप्स ना हो जिससे मुझे 1 साल पीछे जाना पड़ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल मेरी कंटिन्यूटी इसके अंदर रही, जिसमें 10 साल मैंने ब्रिटिश ओपन जीती, फिर 6 साल वर्ल्ड ओपन जीती जिसमें मैंने 11 फाइनल खेले हैं। और फिर अल्लाह का शुक्र सबसे बड़ा जो था 555 मैचेस का जो लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक कायम हुआ उसी दौरान में जो आज तक कायम है, विच वॉज क्रिएटेड इन 1986। तो आज इसको देख लें, अगर आप पलट के देख लें 34-35 साल के करीब हो जाते हैं इस पीरियड को।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मैंने कभी सोची नहीं थी, मगर ये कि जिस तरह जिस मेहनत के साथ और जिस विजन के साथ मैं करता था, कभी ये सोच के नहीं करता था कि मैंने कोई रिकॉर्ड बनाना है, मगर ये कोशिश होती थी कि परफॉर्मेंस अच्छी पेश करनी है। परफॉर्मेंस अच्छी पेश परफॉर्मेंस जो है वो रिकॉर्ड्स बन गए और ऐसे बने कि आजकल टूट ही ना सके, अनबीटेबल, बिल्कुल अनबीटेबल। अच्छा, एक और चीज़ मैं वो पूछना चाह रहा था, वो यही कि जो शिफा का ही सवाल था कि कोई ऐसा मोमेंट जिसको आप कहें कि सैड मोमेंट हो या कोई ऐसी चीज़ जो आप अचीव ना कर सके हो। हाँ, टू बी ऑनेस्ट कोई भी ऐसी चीज़ रही नहीं, क्योंकि मैं एक एज ऑफ 29 में रिटायर भी हुआ हूँ। तो कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन तो खैर 29 की एज में काफ़ी यंग कहते हैं, मगर मेरे लिए उस वक्त ये था कि मैंने सारी चीज़ें अचीव कर ली थी और कोई ऐसी डिज़ाइनर्स नहीं थी कि जो मैं करना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कैरियर से बिल्कुल फुली मुतमईन था और जो नहीं भी सोचा था अल्लाह ताला ने मुझे उससे भी नवाजा। तो ये बड़ी ब्लेसिंग रही है और आई कुड हैव प्लेड अनदर 3-4 ईयर 5 ईयर्स एट एज ऑफ 29। मगर जब आप कहते हैं ना कि जब अंदर से आप मुतमईन हो जाए और आपको ये समझ आ जाए कि आप वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकेंगे जिस तरह आप करते आ रहे हैं, तो इट्स बेटर टू लीव एट द टॉप लेवल। बिल्कुल सही, मुतमईन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताएं कि अब अगर मैं पूछूं कि आज आप और जांशेर खान साहब मैदान में हैं, तो आप उनको हरा देंगे या वो आपको हरा देंगे? राइवलरी तो आप दोनों की बड़ी ज्यादा थी। अब तो खैर ये वो एज ऐसी निकल गई है, वो अपनी जगह पे मतलब खेल रहा है नहीं खेल रहा है, मैं अपनी जगह पे हूँ। ऑब्वियसली एक राइवलरी हमारी बड़ी अच्छी रही है, मगर सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों की जो डोमिनेशन सी पूरे वर्ल्ड में वो एक 16 साल बरकरार रही है और 16 साल का पीरियड एक छोटा पीरियड नहीं होता है। तो आप ये ले लें जैसे 1981 से लेके 1996 तक वी वर वर्ल्ड चैम्पियन। पहले मैं 10 साल जीता, फिर उसने 6 साल और जीते, तो 16 साल हमने डोमिनेट किया। तो एक कंट्री के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन सी इस लिहाज से, और 16 साल की डोमिनेशन पूरी दुनिया में अगर एक कंट्री के 2 आदमी कर रहे हों तो एक बड़ी बात होती है। और ये मेरे समझता हूँ कि एक अच्छा हमारा राइवलरी भी था और एक अच्छा हमारा मुल्क के लिए जो है कहते हैं कि डोमिनेशन दुनिया में जो हम कर रहे थे वो भी एक बेहतरीन। अच्छा, एक लम्हा ऐसा भी था जब आपने स्क्वॉश खेलने का इरादा तर्क कर दिया था गालिबन आपके भाई के इंतकाल के वक्त, तो वो उससे कैसे डील किया आपने? उस लम्हे से कैसे दोबारा मोटिवेट हुए गेम की तरफ आने के लिए? उसमें तो जारी बात है, एज ऑफ 15 में मेरी भाई की डेथ हो गई थी कोर्ट में खेलते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन, और उनके साथ मेरी काफ़ी अटैचमेंट थी और ही वाज माय कोच एंड ही वाज माय मेंटोर एट दैट टाइम। तो ऑब्वियसली जब आपके साथ इस तरह का एक हादसा पेश आए तो ऑब्वियसली उस जहन एक्सेप्ट नहीं करता था। तो फिर मैंने उस वक्त तो ये इरादा कर लिया था कि मैं दोबारा स्क्वॉश नहीं खेलूँगा, क्योंकि जिसकी वजह से मेरी भाई की ये डेथ हुई है और ये चीज़ें मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं लग रही थी। मगर फिर मेरे वालिद साहब, मेरे कज़न वगैरह ने मुझे इस पे राज़ी किया कि वो मुझे वर्ल्ड चैम्पियन देखना चाहता था, वो मुझे वर्ल्ड नंबर 1 देखना चाहता था। आप अपने लिए नहीं, उसके लिए ये ड्रीम पूरा करो। तो फिर ऑब्वियसली एक उनकी बात मेरे जहन में ये क्लिक की और मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं अब ये ड्रीम लेके चलूँगा। तो ये फिर अल्लाह का शुक्र है कि विद इन 2 ईयर्स मैंने काफ़ी इस पर मेहनत की। तो 15 साल की उम्र में ये इरादा किया था और 17 साल की उम्र में फिर वर्ल्ड चैम्पियन बना था। माशाअल्लाह। तो इसके पीछे इनकी काफ़ी मोटिवेशन थी। ये जिस तरह भी आप कहते हैं कि जो एक जुनूनी मेहनत होती है या जो कोई जिसको आप लुक अप कर रहे होते हैं वो आपके साथ चल रहा होता है, तो उसमें ये काफ़ी एक स्ट्रेंथ पैदा हो जाती है, एक काफ़ी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाती है और आप उसको उसी फोकस के साथ मेहनत कर रहे होते हैं क्योंकि आप उसे एक टारगेट लेके चल रहे होते हैं। तो मैंने भी इस तरह का 2 साल का टारगेट लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में मैंने उसको कंप्लीट किया। बिल्कुल। अच्छा, अब आप शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को भी जो है वो लीड कर रहे हैं, तो पूरे मुल्क में जो सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी चल रही है उसमें क्या जुनून है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में भी ज़रा बताएं। देखिए, उसमें मैं एज ए प्रेसिडेंट की हैसियत से काम कर रहा हूँ और शाहिद आफरीदी खुद इसमें चेयरमैन भी है और बाकी हमारी काफ़ी अच्छी माशाल्लाह यंग टीम है जिसमें हम लोग मुख्तलिफ़ शोबों पे कॉन्सन्ट्रेट करते हैं, जिसमें पानी भी है, तालीम भी है, मेडिकल के हवाले से भी है। फिर जिस तरह के हालात हमारे मुल्क में गुजर रहे होते हैं, जैसे बाद लोग कोविड के दिनों में राशन की किल्लत थी, लोगों की रोज़गार नहीं थे, तो उस लिहाज से भी हमने इसमें पूरा किरदार अदा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक
अपना कैरियर गुजारने के बाद, जैसे अब कहते हैं कि सेकंड इनिंग अपनी खेल रहे हैं, जिसमें मैं भी हूँ, शाहिद अफरीदी भी अपनी सेकंड इनिंग खेल रहा है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लोगों के लिए भी होती है, और हमने भी एक सारी चीज़ हासिल करने के बाद अपनी कम्युनिटी को वापस देने की भी एक सलाहियत होनी चाहिए। और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म से हम बैठ के ये काम कर रहे हैं कि जिसमें जिनकी नीड्स है, हमारी कोशिश होती है कि उनके नीड्स को हम पूरा कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह के लोगों ने हमारे साथ सपोर्ट किया है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड से जिस तरह की डोनेशंस आती हैं, जिस तरह के हमारी फंड रेज होते हैं, और इन कामों में हम इन टास्क पे काम करते हैं। तो इसमें जिसमें अभी जैसे हालिया में जैसे सैलाब वगैरह जिस तरह आया था, ज़लज़ला वगैरह जिस तरह आते हैं, तो उस पर जब कोई नुकसान लोगों को होता है, या गरीब लोगों को, जिस तरह के अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को जितनी नुकसान होते हैं, इनके घर तबाह हो जाते हैं, उनके रहने की जगह नहीं होती, उनके खाने की जगह नहीं होती, तो ये चीज़ें सारी फिर हम लोग का कोशिश होती है कि पूरे प्रोग्राम के तहत उसको प्लान करके उनकी जगहों को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि बलूचिस्तान में हमने पिछले बड़े इस पे काम किया है, फिर इस तरह नॉर्दर्न एरिया में, फिर रिमोट एरिया जितने इंटीरियर सिंध के एरिया में हमने इस पर बहुत काम किया। और बहुत सी अच्छी जगह हैं कि जहाँ पे NGOs नहीं भी पहुँचती, हमारी कोशिश है कि हम वहाँ पहुँच के भी उनकी मदद कर सकें। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है और एक बहुत माशाल्लाह नोबल कॉज है, जिसमें शाहिद अफरीदी भी अपनी फाउंडेशन के ज़रिए काम कर रहे हैं, मैं भी अपनी इसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। और इस तरह हमारे साथ बहुत सी यंग टीमें हैं और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ हेल्प करती है, तो मैं सबका भी शुक्रगुजार हूँ। और ये एक बहुत बड़ा टास्क जो है हम इसको अवेल पूरा मतलब कोशिश करते हैं कि इसको पूरा कर सकें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जहांगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको स्पोर्ट्स के मैदान में कामयाबियाँ दी, उसी तरीके से ये जो सोशल वर्क आप कर रहे हैं शाहिद अफरीदी फाउंडेशन में, आप और शाहिद अफरीदी साहब, आप दोनों लेजेंड हैं हमारे मुल्क के, और आप जब ये काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को वो तहरीक मिलती है। और जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे यंग लोग आपके साथ मौजूद हैं, तो ये हमारी दुआ है कि ये भी काम जो है वो कामयाब हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जहांगीर खान साहब, द लेजेंड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सिद्दीक इस्माइल साहब की आवाज़ और ख़ूबसूरत अंदाज़, और फिर शायरी आपने सुनी इकबाल अजीम साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। यहाँ आप अल्फाज भी सुने और ये जो रदीफ़ काफ़िये जिस तरीके से मिलाए गए हैं वो सुने। नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा, एक एक लफ्ज़ यूँ कहते हैं ना वो जो पिरोया हुआ होता है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा है मामला। अब अल्फाज के माने तो कुछ तो समझ में आ ही जाते हैं, हाँ बिल्कुल है ना। अब नमदीदा आंखें नम है उस सफ़र पर, फिर उसके बाद जब ही अफसुरदा भी हम सब जानते हैं कि जी एक उदासी की कैफियत है माथे पर, जबी जो है हमारी जबी ये है जबी। और कदम लग़ज़ीदा ये है लग़ज़ीदा कदम, क्या है कि वो जिसमें लग़ज़िश का इम्कान है ना, वो कदम जो हमेशा लग़ज़िशों की तरफ, गुनाहों की तरफ बढ़ते रहे, अब वो कदम जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की तरफ। देखें क्या एक नक्शा खींचा है। और फिर अगले शेर में जिस तरह उन्होंने कहा कि चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिब तैबा, नज़र शर्मिंदा और बदन लरज़ीदा लरज़ता हुआ बदन है, नज़र में शर्मिंदगी सी है, और इस सूरत हाल में मैं मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो अल्फाज जो थे इस नात में, वो और भी बड़े अच्छे बड़े खूबसूरत अल्फाज जो हैं। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। हाँ, बसारत खो गई यानी कि जो देखने की हमारी क़ुव्वत थी वो तो खो गई, लेकिन बसीरत सलामत है। वो जो दिल की आँख है उससे हम देखते हैं। और मदीना हमने देखा है मगर नादीदा, यानी देख तो लिया है लेकिन फिर भी नहीं देखा है। वो जो उसको देखने की तशनगी जो है वो अभी भी बाकी है। बिल्कुल। और चाहे आप जितनी मरतबा भी देखें वो तशनगी बाकी ही रहती है। और भी बहुत सारे इसके अंदर खूबसूरत अल्फाज हैं। इकबाल अजीम साहब की जो शायरी है उसका एक कमाल नमूना इस नात में देखते हैं जी। बिल्कुल। अच्छा जी, अब बताइए जी, नात के बाद हम कहाँ चल दें? नात के बाद हम चल दें जी थोड़ा सा सियासी गर्मा गर्मी की तरफ आ जाएं। आज मुकम्मल सियासी तरफ चले जाएं, तरफ आ रोक रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अपने तारीख के एक बड़े ही कमज़ोर
दौर से गुजर रही है। अफरात ज़र ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी हुई है, लेकिन सियासतदानों की गुफ्तगू सुने या मीडिया को देखें खास तौर पे, तो उसमें एक ही सवाल है जो ज़ेर बहस है, क्या पंजाब में वक्त पर इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं। हाँ। एक सूबे के इंतखाबात ने ऐसी मरकजी अहमियत हासिल कर ली है कि उसने अपने मतलब पाकिस्तान में चलते हुए निज़ाम को ही अपने अंदर लपेट में ले लिया है, और हुकूमती ऐवानों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आपस के जो इख्तलाफात हैं वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। आज एक अहम डेडलाइन आन पहुंची है जब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम करने हैं और मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान देना है। अच्छा, दूसरी जानिब फिर अदालती इस्लाहात का जो बिल है वो अभी तक कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाया है। सदर मुमलिकत ने बिल वापस पार्लियामेंट को भिजवा दिया है, जहाँ पर मुश्तरका इजलास आज है और उसमें बिल पास करके फिर दोबारा सदर के पास भेजा जाएगा, और सदर 10 दिन तक तो इसको रोक सकते हैं, उसके बाद ये बन जाएगा कानून। तो उसके बाद क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना फिर मुश्किल नहीं है, और इस हवाले से हम बात करेंगे। जी कौन हमारे साथ मौजूद है? जी इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लॉ हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट करते रहे इस सारे मुकदमे में भी, और इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर भी वो बिल्कुल। तो हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ था वो पेश करते रहे अदालत में। बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा इन्होंने लड़ा। उमर अता बंदयाल साहब ने इनकी तारीफ भी बड़ी की। मैं उस अदालत की उस समात में मौजूद थी, तो मैंने अपने कानों से इरफान कादिर साहब की तारीफ, गुनहगार कानों से कहें, ये जुमला होता है। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो हम आज की डेडलाइन की बात कर लेते हैं कि इस बारे में थोड़ी सी अगर हमें आगाही फराहम करें कि डेडलाइन आज है, आज हुकूमत ने फ़ंड्स फराहम करने हैं इलेक्शन के लिए, तो उसकी क्या सूरत हाल है और आपको क्या लगता है कि ये हो जाएगा मामला या फ़ंड्स ना होने का मामला सामने आएगा? देखें, ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि इलेक्शंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसके तहत नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये उनके अहकामात मुतनाज़ा हैं, और ये जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं लेटली ये कंटिन्यूएशन है उन प्रोसीडिंग्स का जो कि अर्लियर 4-3 से ख़त्म हो चुकी हैं, और 4 जजेस की राय ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को इन मामलात में नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और जिस कदर चीफ जस्टिस साहब का ये जो माइनॉरिटी व्यू जिसको वो इम्पोज करना चाह रहे हैं, जितना ये मुतनाज़ा हो चुका है, उनमें मेरा नहीं ख्याल कि इतना दमखम होगा कि एक मुतनाज़ा ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा लें। ओके, तो इससे ज्यादा मेरा ख्याल है मैं इस पे और क्या। अच्छा सर, ये थोड़ा सा सिर्फ एक मुझे मैं एक कंफ्यूजन है मेरी, वो जरा दूर कर दीजिएगा कि ये जो 4-3 की बात कर रहे हैं, 4-3 का मतलब 7, तो ये 7 रुकनी बेंच कब बना था और इसका ये फैसला ऑफिशियली कब आया था? इसकी बिल्कुल कोई वक़्त नहीं है कि 7 रुकनी बेंच कब बना था। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 9 रुकनी बेंच बना था। अच्छा, 2 जजेस जो थे उसमें नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे, ये जवाब चीफ जस्टिस को देना चाहिए। चीफ जस्टिस मुझे पूछ रहे थे कि मैं जवाब दूं, मैं क्यों दूं जवाब? आपने किया है ना, आपको तो पता होना चाहिए ना कि क्यों नहीं वो 2 बैठे। आप चीफ जस्टिस हैं, तो 7 बाकी रह गए। तो 7 बाकी रह गए हैं, उन्होंने हतमी फैसला दे दिया था। ये फैसला लिखकर उन्होंने रिटन जो है प्रॉपर जो ऑफिशियल तरीका आ गया, 7 ने रिटन दे दिया था। हाँ। और उसमें से 4 ने कहा था कि ये हम डिसमिस करते हैं, और 3 ने कहा था कि नहीं हम इसमें ये ऑर्डर करते हैं। सो आप खुद ही देख लें, इस पे कोई उभाम ही नहीं था। अच्छा, तो अब लेकिन अब फिर ये क्यों फैसला हुआ कि अब पार्लियामान में ये इलेक्शन फंड्स का मामला जो है वो लेके जाना चाहिए? ये तो आप हुकूमत में जो लोग हैं उनसे पूछे ना जी, मेरा इससे क्या ताल्लुक। इरफान कादिर साहब, ये बताइए कि अब जब मामला पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है इलेक्शन के फंड्स के हवाले से, और आप कह रहे हैं कि मैं हुकूमत से पूछूं, मैं हुकूमत से तो हम पूछ लेंगे, लेकिन ये है कि एक तरफ आप जो है वो कह रहे हैं कि इलेक्शन तो नहीं होंगे और अक्सरियती फैसला नहीं है, अकलियती फैसला है, ये नहीं हो सकते, और एक तरफ आपका इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इसके हवाले से, दूसरी तरफ इलेक्शन के हवाले से पार्लियामान को बुला के उधर ये फंड्स का मामला लेके जा रहे हैं। पार्लियामान अगर कह दे कि भाई करा दो इलेक्शन, तो फिर क्या होगा? देखें, मेरे व्यूज को आप एक तरफ रखें, आप आइन को सामने रखें, कानून को रखें, और सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस जो हैं उनके फैसलों को रखें। इन सब को सामने रख लें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये इलेक्शन उस तरीक को होगा जो कि इस माइनॉरिटी बेंच ने जो व्यू दिया। अच्छा, चाहे उसमें चीफ जस्टिस कुछ शामिल हो। चीफ जस्टिस की क्या औकात है? चीफ जस्टिस इज वन ऑफ द जजेस ना, वो अकेले जो है अकेला चीफ जस्टिस तो फैसला नहीं ना कर सकता, वो तो मेजॉरिटी से डिसीजन होता है ना। अकेला चीफ जस्टिस तो ये नहीं है कि वो अकेला चीफ जस्टिस एक तरफ हो, 4 जजेस दूसरी तरफ हो तो चीफ जस्टिस की बात मानी जाएगी। ये कभी हुआ है?
ठीक है, सही है, यानी कोई उसको उनको लेकिन इम्तियाजी पार्लियामेंट भी हैसियत कभी डिक्टेट तो नहीं करा सकता ना सर सुप्रीम कोर्ट को। पार्लियामेंट कैसे डिक्टेट कराएगा? मतलब वो जो पार्लियामेंट डिक्टेट तो नहीं करा रहा, पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट की साइड ले रहा है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, और ये जो कैसे? जी सही है, लॉजिकल बात है। नहीं है बात को भी, हाँ। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के साथ है और सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामान के साथ है। ये चीफ जस्टिस जो है ये 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बना के बैठे हुए। अच्छा, और ये जो इस 1.5 ईंट की मस्जिद का जो मौक़िफ़ है वो ये कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो वो 90 दिन तो आइन में लिखा हुआ है, तो आइन में लिखी हुई चीज़ को हम कैसे कह सकते हैं कि ये उनका एक अलग ओपिनियन है? बड़ी अच्छी बात की है, आइन में जो लिखा हुआ है 90 दिन, बिल्कुल 90 दिन के अंदर होने चाहिए, लेकिन उन्होंने तो खुद जो डेट दिया 90 दिन के बाद की दी है। क्यों? क्योंकि 90 दिन वाले करवाने पर राजी नहीं हो रहे, तो वो कोई ना कोई करीब तरीन डेट दे दी जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये सारी डेट्स जो है, इससे पहले जो सदर पाकिस्तान थे उन्होंने भी 90 दिन के बाद दी, उसके बाद जो दोबारा डेट दी गई वो भी 90 दिन के बाद दी गई, अब भी 90 दिन के बाद है। तो यानी होने चाहिए 90 दिन के बाद, लेकिन सब कह रहे हैं कि 90 दिन के बाद कराओ, जो कि गलत बात है। ये तो सवाल सही बात है ना करें कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। भाई वो तो 90 दिन के अंदर आइन में लिखा हुआ है, लेकिन अब तो 90 दिन के अंदर नहीं हो रहे हैं ना। ठीक है। अब आप ये सवाल तो करें, अब तो मतलब ये हुआ कि सुने ना, अब आप ये सवाल करें जी। अगर 90 दिन में इंतखाबात ना हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के बाद इंतखाब कराएगा? ये सवाल करें ना। अच्छा, नहीं, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते, मिसाल के तौर पे सब कह रहे हैं, वही तो मानते फिर हैं, कौन कराएगा? फिर तो कौन? नहीं, फिर कब होंगे? फिर कब का मसला है सर? कौन कराने का तो मसला नहीं है, इलेक्शन कमीशन कराएगा ना, उसकी मैंडेट का है ये, हुकूमत ये ने नहीं मैंडेट कराना। इलेक्शन कमीशन का है ना, फिर इलेक्शन बिल्कुल। कमीशन देखेगा कि करीब तरीन कौन सा टाइम है। सुप्रीम सही कोर्ट तो नहीं देखेगा, ठीक है। आइन में सुप्रीम कोर्ट का तो जिक्र ही नहीं है, ठीक है, कानून में भी नहीं है। इतनी सी सिंपल सी बात है, इस पे क्या कंफ्यूजन है? सही है, इसमें कोई सही। कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ सही ठीक है। लेकिन फिर वो जब इलेक्शन कमीशन देखेगा कि कब कराना है, तो वो करीब तरीन कौन सी है? वो अक्टूबर करीब तरीन है, 5 महीने बाद? हाँ बिल्कुल, अगर वो कहते हैं अक्टूबर है तो मैं तो समझता हूँ वो भी व्यू इतना सही नहीं है, अच्छा, क्योंकि ये इलेक्शन होने ही सारे इकट्ठे चाहिए। सारे नहीं, तो फिर तो इलेक्शन आइन बदलना चाहिए ना सर। असेंबली के इकट्ठे बैक वक्त होने चाहिए अब। नहीं, लेकिन अभी तो आइन में वो दिया हुआ है ना रास्ता कि आप जो असेंबली जब तहलील हो जाए उसके बाद उसके इलेक्शन हो नहीं, जाए। लेकिन आइन में ये भी तो रास्ता दिया हुआ है ना कि अगर बर वक्त ना हो सके तो फिर जो भी करीब तरीन वक्त है उसमें करा दें, खत्म। ठीक है, और वो करीब तरीन वक्त वही है ना जब कौमी असेंबली का टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर ये कि वो जो इलेक्शन कमीशन अखराजात भी कम होंगे, प्लस सारे मुल्क में केयर टेकर सेटअप होगा। ये जो केयर टेकर सेटअप का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब सारे मुल्क में इंतखाबात होंगे तो ये नहीं होगा कि वफाक में अगर इंतखाबात हुए हैं तो सूबों में केयर निगरान सेटअप नहीं है, और अगर सूबे में हुए हैं तो वफाक में नहीं है, फिर सारा निगरान सेटअप होना चाहिए। ये आइन का मंशा अब यही है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिर धांधली वगैरह का सिलसिला है, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आई कि अभी तक हम इस कानून को रख के बैठे रहे, इस हुकूमत ने भी आके इस पर कोई कानून साजी नहीं की। हालांकि आपका ओपिनियन अगर वो सुनते और गौर करते उस पर तो ये उनके फायदे की चीज थी, कि वरना तो धांधली पंजाब में अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई, अदालत की सुनती है हुकूमत, मेरा सब ओपिनियन सुनते तो आज ये जो इंतशार है हम इसमें पढ़ते ही ना। हाँ। लेकिन आपका मानना ये है कि हम इसको आइन में तब्दीली करें और इन इंतखाबात को, असेंबलियां जो अलग अलग डिसॉल्व करने का मामला है उसको खत्म कर दें, बस एक ही दफा असेंबली डिसॉल्व होंगी और सब इकट्ठी होंगी? अगर आइन में कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उनको चाहिए कि वो अपनी गलती जो है ना उसका एतराफ कर लें तो सब ठीक हो जाए। अच्छा, और अब अगर उन्होंने गलती का एतराफ़ नहीं किया तो वो जो रेफरेंस भेजने की बात हो रही है वो रेफरेंस किस तरह भेजा जाएगा, उसका भी थोड़ा सा हमें गाइड करें कि उस रेफरेंस की क्या हैसियत होगी, उससे होगा क्या? देखें, हुकूमत ने, मुझे नहीं पता कि ये ऐलान किया है कि वो रेफरेंस भेजेंगे। रेफरेंस जो है वो तो कोई भी भेज सकता है, कोई अवाम में से भी कोई भेज सकता है, और उस पर कोई पार्लियामेंटेरियन भी भेज सकता है, किसी भी शोबा जिंदगी से कोई भी शख्स जो है वो रेफरेंस भेज सकता है, और वो डायरेक्टली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है। सही। और वो उसमें वो रेफरेंस में लिखा होगा कि जी हमें इस चीफ जस्टिस साहब के इस फैसले पर यह एतमाद नहीं है और इसीलिए इनको मिसाल के तौर पे हट जाना चाहिए, इस तरह होता है रेफरेंस? मैं जरा उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, रेफरेंस का तरीका ये होता है कि उसमें ये लिखा जाता है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये इकदाम किए हैं, उनके बारे में उनके जो ब्रदर जजेस हैं उन्होंने ये बातें लिखी हैं, ठीक है, और उनका जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसकी ये शिकें हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब ने या बाकी जज साहबान ने वायलेट की हैं। तो अगर वो तमाम चीज़ें इसमें डाली जाएं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समझे कि इस बात में वजन है तो वो फिर उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, और फिर उस इंक्वायरी का जो भी नतीजा हो, बिल्कुल ठीक, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज भी यहाँ पे समझने की है कि लोग बड़ा बात कर रहे हैं और पीटीआई वाले भी ये बड़ी बात कर रहे हैं कि कंटेम्प्ट लग जाएगा, जी कंटेम्प्ट लग जाएगा अगर इंतखाबात टाइमली नहीं कराएंगे, खासतौर पे उस टाइम पे जो डेट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। तो अगर
उस डेट पर इंतखाबात नहीं हो सकते या होते किसी भी वजह से, सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट अब दी है, तो क्या वाकई कंटेम्प्ट लगेगा किसी पर? मेरा ख्याल है कंटेम्प्ट जो ये 3 जजेस हैं बशमूल चीफ जस्टिस है, इनको लगेगा। सर कौन लगाएगा ये इन पे? अपने बोर्ड मुझे कौन बताइए, लगाएगा? कौन लगाएगा सर इन पे कंटेम्प्ट? आप हम पे कंटेम्प्ट लगवा देंगे। वायलेट कर रहे हैं। उन 4 जजेस ने कहा है कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। सही है। उन्होंने कहा कि हमारे कोर्ट को ऑर्डर को नहीं माना जा रहा, वो कंटेम्प्ट लगा सकते हैं चीफ जस्टिस को और बाकी 2 जजेस को। ठीक है। अच्छा, और क्या जी। चीफ जस्टिस साहब भी हुकूमत के किसी रहनुमा पर, मिसाल के तौर पे वजीर आजम साहब पर या उनके बाकी जो कुछ साथी हैं उन पर कंटेम्प्ट लगा सकते हैं अपने फैसले के हवाले से, जो अकलियती फैसला जिसको आप लोग कहते हैं? हाँ, नहीं लगा सकते। एक तो उनका फैसला जो है वो वॉइड अब इनिशियो है, और दूसरी वजह यह है कि वैसे भी नहीं लगा सकते क्योंकि जो वजीर आजम है और जो वफाकी वज़रा है, काबीना है, वो जवाबदेह नहीं है किसी भी सुप्रीम कोर्ट को। आइन में लिखा हुआ है, आइन की शिक 248 में लिखा हुआ है कि वजीर आजम और वज़रा अपने फ़राइज़ मनसबी में किसी सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह नहीं है, साफ सही। लिखा हुआ है। और इलेक्शन वो कमीशन तो- पर लग सकता है कंटेम्प्ट? इलेक्शन कमीशन पे भी नहीं लग सकता, बल्कि इलेक्शन कमीशन इन जजेस पे कंटेम्प्ट लगा सकता अच्छा, ये तो एक बिल्कुल आपने नया एंगल हमें समझाया है। है। नहीं है। हाँ, मतलब हमें बताया ये बिल्कुल। पावर्स हैं। अच्छा, डेट देना जो है ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। आप सारे लॉज पढ़े ना जरा एक दफा। जी। पढ़ाई तो कोई करता नहीं सर, है। इसीलिए तो हम आपसे इस माहिराना राय आपकी दरियाफ्त कर रहे जी, हैं। मैं तो ताकि बड़ा हम समझें। क्लियर हूँ इस पे। बिल्कुल। इन 3 जजेस पे तो सुप्रीम कोर्ट भी कंटेम्प्ट लगाएगी और इन 3 जजेस पे इलेक्शन कमीशन भी कंटेम्प्ट लगाएगी। लेकिन इरफान कादिर साहब, आपका जो व्यू है वो बाकी वकीलों से बहुत डिफरेंट थोड़ा सा अलग है। कोसा साहब का अलग है, एतजाज एहसन साहब का अलग है, और आपका बिल्कुल इन दोनों से अलग है। ये क्यों? वो कौन वजह सा ये कानून है पढ़ रहे हैं और आपका कौन सा कानून पढ़ एतजाज रहे हैं? एहसन साहब ने एक अदलिया की बहाली कराई थी, सही है। जिससे कि जो नताइज उनका ख्याल था कि वो हासिल करेंगे वो नहीं कर सके, और उनको यहाँ तक कहना पड़ा था कि बहुत से जजेस के बारे में एतजाज एहसन साहब ने और कुर्द साहब ने ये कहा था कि जजेस जो हैं फिरौन बन गए। लेकिन इस सारी चीज के बावजूद एतजाज साहब देख रहे हैं कि जो बुत उन्होंने खड़ा किया था वो बुत तो गिर रहा है आज। तो मैं तो शुरू से ही इस किस्म का ये जो बहाली का सारा प्रोसेस था, मैं समझता था कि ये गैर आईनी इसलिए था कि इन जजेस ने जब पीसीओ ओथ खुद उठाए थे तो उस वक्त इन्होंने खुद कहा था कि जी पीसीओ ओथ जो है ना ये बिल्कुल ठीक है, जब इन्होंने ओथ उठाए थे। और इनके फैसले हैं वो जो जफर अली शाह केस में कि जी पीसीओ ओथ जब भी आएगा तो जजेस ओथ जो नहीं उठाएंगे उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तो जब इनकी नौकरियां बच रही थी तो इन्होंने पीसीओ उठा लिया। जब नौकरियां जा रही थी, मुशर्रफ साहब के सेकंड जो उन्होंने किया पीसीओ लाए, तो उस वक्त इन्होंने कहा पीसीओ गलत है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स थे ये सारी मूवमेंट के। तो इसलिए मैं इस मूवमेंट को कभी भी ये कानूनी तौर पर नहीं माना। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताएं सर कि आप इन जो इलेक्शन के मामलात को कहाँ जाते देख रहे हैं? एक तो गवर्नमेंट ने आज ये कहा है कि काबीना ने फैसला किया है कि फ़ंड्स का मामला जो है वो आज पार्लियामान में पेश करेंगे और वहाँ पर डिस्कशन होगी उस पर। और आज की ही डेडलाइन थी कि फ़ंड्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन और दीगर जो इदारे हैं उनको बताना था कि भाई क्या सूरत हाल हो सकती है इलेक्शन की। तो आपको क्या लग रहा है अब इलेक्शन का क्या सीन होना है? आपने सवाल भी उसी तरह किया जिस तरह हो रहा है इस मुल्क में। जी सर मैंने बिल्कुल ऐसे ही अज़राहे तफन्नुन मजाकन नहीं सवाल किए कि इलेक्शन का क्या सीन होना है सर, बताएं। ये क्या पता, इलेक्शन कराने वालों से पूछे, आप मुझसे क्यों पूछ रही है इलेक्शन का क्या हो रहा है? देखिए कराएगा कौन, यही तो अभी तो इरफान कादिर साहब से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा तो अजीब उन्होंने कहा चीफ जस्टिस पर और इन 3 जजों पर कंटेम्प्ट लगेगा। हमने पूछा लगाएगा कौन? उन्होंने कहा कि जज लगाएंगे, वो जो अक्सरियती फैसले का जिसका कह रहे हैं जिक्र कर रहे हैं वो जज लगाएंगे। फिर उन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें की चीफ जस्टिस के बारे में। मतलब आप अपना ओपिनियन दें, फिर हम बात करते हैं आगे इस पर। सर देखिए, हमारी बदकिस्मती है, आज का दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का बहुत अहम दिन है। इस लिहाज से नहीं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है या आज पार्लियामेंट क्या कर रही है या वफाकी काबीना क्या कर रही है, बल्कि इसलिए कि आज आइन की 50वीं सालगिरह है।
यानी आज से 50 साल पहले आज ही के दिन पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने पहली मर्तबा एक मुत्तफ़िक़ा आइन बनाया था 1973 का। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि आज भी हम 50 साल बाद एक आइनी बहरान से दो चार हैं। अब इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे मुख्तलिफ़ आरा हैं। यहाँ तो मसला ये है कि यहाँ सबका अपना अपना सच होता है, अपनी अपनी जमहूरियत होती है और अपनी अपनी सुप्रीम कोर्ट भी होती है। तो अब ऐसे में इस वक्त इलेक्शन ज़ाहिर है आइन के मुताबिक तो इलेक्शन होना लाजमी है, इलेक्शन होना चाहिए। और लेकिन ये लड़ाई क्योंकि बाहर मैं आप या सियासी जमातें कुछ भी कहें, ये जो मसला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर का मसला है और सुप्रीम कोर्ट को अंदर ही इस मसले को हल करना चाहिए। लेकिन लग ऐसा रहा है कि एक खलीज जो है वो वसी होती जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान, जो कि बहरहाल एक कोई पाकिस्तान की अदलिया के लिए भी, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी और पाकिस्तान के निज़ाम के लिए भी कोई अच्छी जो है, हम उसको नहीं कह सकते कि हम कोई अच्छी रवायत कायम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ना सियासी जमातों को इस तरह सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होना चाहिए, जजेस के बारे में इस तरह के रिमार्क्स देने चाहिए, और ना ही जजेस फैसले देते हैं, जजेस किसी शख्सियत के बारे में अपने रिमार्क्स नहीं दिया करते, किसी चाहे वो तंज़िया अंदाज में हो या किसी भी अंदाज में हो, वो सीधा सीधा फ़ैसला दें, जिसके हक़ में फ़ैसला देना है उसके हक़ में फ़ैसला दें, जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देना है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दें। तो हमारे यहाँ एक पोलराइजेशन है, एक ऐसा माहौल बन गया है हर लेवल पे, ख़ुद मीडिया के लेवल पर भी एक पोलराइजेशन नज़र आती है। हमारे यहाँ सहाफ़ी कम, सियासी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये जो सारी सूरत हाल है, ये किसी भी तरीके से कोई अच्छी बदकिस्मती से हम कोई अच्छी रवायात कायम नहीं कर रहे। इस मुल्क में इस वक्त जो मईशत की हालत है वो बहुत बुरी है और ऐसी सूरत हाल है कि हम डिफ़ॉल्ट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम एक नाकाम रियासत की तरह जाने बढ़ रहे हैं और हम वो सारे अच्छा। अब सर इस पूरी सूरत हाल में एक जो मैं इरफान कादिर साहब से भी एक चीज़ पूछ रहा था कि वो जो रेफरेंस है जो हुकूमत कहती है कि जी, और नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ा ये ऐलान किया था कि जी भेजा जाना चाहिए रेफरेंस चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, अगर इस तरह का कोई रेफरेंस आता है तो कितने इम्कानात होते हैं कि चीफ जस्टिस साहब हट जाएँ? क्योंकि ज़ाहिर है ये जंग, अगर हम इसको जंग से मुतरादिफ कहें तो एक तरफ चीफ जस्टिस की हुकूमत और जो बाकी जो जजेस हैं वो सारे एक साथ खड़े हुए। देखिए अवैध, ये कोई जो भी अगर ये भी जो चीज़ है ये कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है? वजह ये कि जो भी आने वाले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक उसूल बहुत पहले तय कर लिया था, चंद साल पहले, कि सीनियर मोस्ट जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। तो आप आज से लेके 2032 तक बता सकते हैं कि इस मुल्क में कौन चीफ जस्टिस होगा। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट इतनी पोलराइज्ड हो, हाँ, तो जजेस के बारे में जिनको आगे जाके चीफ जस्टिस बनना है उनके बारे में एक ओपिनियंस, लोग अपनी राय कायम करते जा रहे हैं। तो जब जजेस के बारे में लोग अपनी राय कायम कर लें तो ये कोई बहुत अच्छी हम मिसाल कायम नहीं कर रहे, क्योंकि जज कोई भी हो, बिल्कुल हम उसके फैसले को देखते हैं, उस जज को नहीं देखते। हमारे यहाँ जज को देखा जाता है, फैसलों को नहीं देखा, और फैसलों को हम समझ लेते हैं कि ये बेंच बनी है तो क्या फैसला आ सकता है, वो बेंच बनी है तो क्या फैसला आ सकता है। और यही हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे बड़ा आज का सवाल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम जजेस को भी तो इसी तरह देखते हैं कि किसी एक के फैसले हक में आ गया तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, दूसरा जो जिसके खिलाफ आया वो बड़ी उदासी, और उसको फिर जज पे एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक ये भी सूरत हाल होती है जो हम अक्सर ही देखते हैं। और एक जो अहम सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपने जजेस का तो कहा कि आपस की जो तफरीक है वो अब इतनी बढ़ गई है कि ये इदारे को कमज़ोर करेगी, और ज़ाहिर है सब लोग ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तक नौबत आई कैसे? मतलब वो जो इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी थी और उस डेट पे इंतखाबात कराने थे, वो हो जाता तो ना जजेस को दरमियान में आना पड़ता और ना ही पार्लियामान और अदलिया की आपस में ये जंग छिड़ जाती। देखिए उसमें भी ये बात ठीक है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि फिर इमरान खान साहब को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ को तहलील करने की क्या ज़रूरत थी?
यानी वो क्यों चाहते थे कि तहलील करके दोबारा इंतखाबात हो, वो क्यों चाहते थे कि अपने MPs पे दोबारा माली बोझ डालें। वो तो सर हुकूमत भी चाहती थी। नहीं वो तो देखिए ना, वो हुकूमत भी चाहती थी सर कि वो तहलील करें, क्योंकि हुकूमत भी ये कहती थी कि आप वो तहलील कर दें तो हम नेशनल असेंबली भी तहलील कर देंगे। तो उस पर बातचीत होती है ना, बातचीत से पहले तो नहीं किया जाता ना। इमरान खान ने इस वजह से तो नहीं किया कि वफाकी हुकूमत ने ये कहा था। अगर ऐसा होता तो फिर ये तय होता ना कि आप मिलकर बातचीत के ज़रिए आप असम्बलियाँ तहलील कर देते, जल्द क़ब्ल वक्त इंतखाबात करा देते। इमरान खान ने, जाहिर है उनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ये थी कि इस गवर्नमेंट को पिछले 12 माह से उन्होंने अननर्व किया हुआ है। वो उनकी सियासत है, सियासत का हिस्सा है। उन्होंने उनकी हुकूमत का इन्होंने खात्मा किया था, तो लिहाजा उन्होंने इस हुकूमत को सेटल नहीं होने दिया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद तहलील के वजूहात जो भी हों, लेकिन उसके 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने थे, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये मामला कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए था, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये सुओ मोटो कैसे बनता? एक मामला जो ऑलरेडी एक हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उस हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है कि उसने उठा के जो है वो साइड में कर दिया है। हाई कोर्ट में वो मामला गया, उस मामले पे हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। उस फैसले के ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी कि चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो ले लिया, और वो भी उन 2 जजेस के कहने पर सुओ मोटो ले लिया। अब ये सारी इतनी जल्दी क्या है? अगर बात सिर्फ 90 रोज़ की थी तो चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन को एक अपने तौर पे बहसीत चीफ जस्टिस उनको ये मुतनब्बे करते कि आप 90 रोज़ से बाद अगर इलेक्शन को क्रॉस करेंगे, तारीख को क्रॉस करेंगे, तो आप पे कंटेम्प्ट लग सकती है, आप पे आइन की खिलाफ वर्जी का वो लग सकता है। महज एक लेटर काफ़ी था टू दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन, या उनको बुला के वो कह देते। लेकिन उन्होंने 2 जजेस के ऑल ऑफ अ सडन कहने पर जो एक सुओ मोटो लिया, उसकी इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि इसका मतलब ये कि आपने अपनी मातहत अदालत पर अदम एतमाद किया। यानी एक अदालत जो ऑलरेडी उस केस को सुन रही है, इसका मतलब ये है कि वो जो इंटर कोर्ट अपील है वो बेकार हो गई, जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो बेकार हो गया, और जो है वो चीफ जस्टिस ने उसका सुओ मोटो ले लिया। तो सारी चीज़ें गुडमिड हो गई हैं, और उसकी वजह जो है वो जाहिर है हमारी सियासी क़यादत जो है, अपनी सियासी जमातें जो हैं, उनके दरमियान बढ़ती हुई तफरीक है। वो तफरीक बढ़ती जा रही है, वो कशीदगी में इजाफा हो रहा है। इमरान खान कभी कौमी असम्बली से निकलते हैं, कभी कौमी असम्बली जाने की बात करते हैं, कभी सूबाई असम्बलियों से निकलते हैं, सूबाई असम्बलियों की जो है वो दोबारा इंतखाबात की बात करते हैं। इसी तरह हुकूमत जो है उसका रवैया ऐसा है कि ना उनसे हुकूमत हो पा रही है, ना उनसे सियासत हो पा रही। हाँ, कभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करती है, कभी नहीं करती है। ये भी है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है कि अब इसका अंजाम जो है वो जाहिर है हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए ख़राब हो सकता है अगर इन्होंने। लेकिन सबसे अहम बात, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं जाती हैं, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक जो इस वक्त सूरत हाल है वो सुप्रीम कोर्ट की है। और सुप्रीम कोर्ट जितनी जल्दी अपने मसाइल को हल करे और लोगों पर अपना एतमाद बढ़ाए, उतना ही बेहतर है, क्योंकि हज़ारों केसेस जो हैं इन सियासी मुकदमात की वजह से जो है ताख़ीर का शिकार होते जा रहे हैं। और इसी वजह से ये डिबेट रही है कि सुप्रीम कोर्ट के बजाय ये मामलात एक आइनी अदालत बनाए, और उस आइनी अदालत के सामने ये सारे मामलात जो आइनी और पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं वो अदालत सुने, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट सुने। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया था कि मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। बस कहीं ऐसा ना हो कि जी वो आइन की वैलिडिटी हमारे यहाँ 50 साल तक की हो, बस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। ग्लोकोमा पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों में खास तौर पर इज ऑन द राइज, बढ़ती जा रही है बच्चों में। इसकी क्या वजह है और ये क्यों होता है और इसका इलाज किस तरह से है? हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट अल शिफा ट्रस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड रहमत खान साहब। इनसे हम जानेंगे कि ये क्या मामला है इसका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। व्हाई इज ग्लोकोमा ऑन द राइज इन पाकिस्तान? चिल्ड्रन, बच्चों में खास जी, बच्चों का मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिकॉज नंबर ऑफ रीजंस। वन इज कजन मैरिजेस, ओके, देन पुअर डाइटरी कंडीशंस ऑफ द एक्सपेक्टेंट मदर्स, और उसके बाद ये बैड हाइजीनिक कंडीशंस, और हमारे यहाँ अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, और लोग जो देहात में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, वो दे आर एक्सपोज टू दिस डिजीज। तो इस बीमारी में होता क्या है और इसको कैसे इसका इलाज होता है? मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन सिंस आई लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस तरीके से ये सामने से आई का नजर आता है, इस तरह पीछे आई के पीछे पर्दा है, जी हाँ बिल्कुल, जिस पे इमेज फॉर्म होता है, उसको रेटिना कहते हैं। उसको अटैच करती हैं नर्व्स विद द ब्रेन, एंड व्हाट वी आर सीइंग वी आर बीइंग टोल्ड बाय द ब्रेन। व्हाट हैपेंस टू बिकॉज ऑफ ये एक चीज मैं बतानी भूल गया था, वो नर्व्स जो हैं दे स्टार्ट गेटिंग वीक। ओके, और ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता कि नर्व्स मर जाएं, स्लोली इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। पर्टिकुलरली जो बुढ़े लोग हैं ना, ओल्डर पीपल, उनका ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। और डायबिटीज इसकी मेन कॉज बनती है। फॉर एग्जांपल इफ आई गेट मुझे प्रॉब्लम हो जाए ग्लूकोमा का, तो इसमें यह है कि पहले मुझे चेक करना चाहिए कि मुझे डायबिटीज है या नहीं है। आप हैरान होंगे कि मैं फील्ड में हम कैंप करते हैं, तो मैं वहाँ कैंप में किया, तो जो हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट थी वो मुझे बताने लगी, जब अबाउट 50 women सिटिंग उसके इर्द गिर्द बैठी थी। वो कह रही है मीरपुर की बात है, आज़ाद कश्मीर। उन्होंने कहा जी ये सारी की सारी डायबिटिक्स है, एंड दे वर अराउंड 50 years of age, और उनको पता नहीं था कि वो डायबिटिक है अनफॉर्चुनेटली। और ये डायबिटीज़ आँख के ऊपर ये इतना सीरियस इसका असर होता है, और जो अगर नर्व्स मर जाए ना जी, तो देन वो उसका कोई फिर ट्रीटमेंट नहीं है। तो अच्छा, अल शिफा जो है वो क्या आपका इदारा जो है वो क्या कर रहा है? हाँ, हम बताता हूँ। हम ये कहते हैं कि जी जब एक होते हैं केसेस जो अर्ली रिपोर्ट अगर हो जाए, तो फिर तो ड्रॉप्स डालते हैं, जिसकी वजह से आई का प्रेशर अंडर कंट्रोल रहता है। आई के अंदर प्रेशर है जो नर्व्स को किल करता है बाद, तो उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर लेट भी हो तो वो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। आपको खुशी होगी सुन के कि पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर फराह उसका नाम है, एक डॉक्टर महमूद नाम है, और दे आर दी बेस्ट डॉक्टर्स इन पाकिस्तान, और उनकी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं। अच्छा, और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को पता नहीं है। और मैं कह रहा हूँ आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने ये मुझे बुलाया है यहाँ। मैं बताना चाहता हूँ कि लोग आए, हम एक पैसा नहीं चार्ज करते। मैं इसी पे आना चाहता हूँ, कितने सेंटर्स हैं आप लोगों के, कहाँ पर सेंटर्स हैं और किस तरीके से लोग? हमारे जी 5 हॉस्पिटल्स हैं। एक तो मेन हॉस्पिटल इधर पिंडी में है, सही, और एक हमारा हॉस्पिटल है सखर, एक कोहाट, एक चिकवाल में, और एक मुजफ्फराबाद। अच्छा, एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड वन इन क्वेटा, अच्छा, और एक गिलगित में भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो कितना इंटेक होता है पेशेंट्स का? हमारा जी दिल में एक इस सारे हॉस्पिटल्स में इन ऑल डिपार्टमेंट्स अबाउट 5000 पेशेंट्स इन ओपीडी एंड 300 प्लस सर्जरीज एवरी डे। ओके। और ये जो ग्लोकोमा की खास तौर पे अगर हम बात करें, इसका इलाज कितना में होता है वैसे, क्या कॉस्ट होती है? मैं जैसे बता रहा था जी कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल फ्री है। अगर मैं जाता हूँ और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं पे करता हूँ, तो वी डोंट स्टॉप बिकॉज हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। हम तो पैसे इकट्ठे करके ये लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वी डू नॉट आस्क क्वेश्चंस। जो बंदा आता है उस सवाल नहीं पूछते। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता, हम एक पैसा नहीं चार्ज करते। नहीं, लेकिन अदरवाइज जो लोग हैं, अदरवाइज आपको मैं बताऊँ जी, मेरे एक दोस्त आए मेरे पास, वो कहने लगे जी कि मैंने ट्रीटमेंट इसका चेकअप कराना है। तो मैंने उनको चेकअप करवा दिया, उसकी फाइंडिंग दी डॉक्टर महमूद ने। तो वो कहने लगे कि कितने पैसे? मैंने कहा फ्री है, आप जो कुछ देना चाहते हैं। तो उन्होंने 36,000 का 36,000 का चेक लिख दिया। तो मैंने कहा ये क्यों दिया आपने 36 इतना प्रिसाइज? उसने कहा जी मैंने कराची से ये काम करवाया था, तो मैंने 36,000 प्राइवेट, अच्छा, चेकअप का, सर्जरी नहीं शामिल, सर्जरी शामिल, तो चेकअप एंड ड्रॉप्स।
तो उसके 36,000 रुपीज़। तो ये डॉलर का रेट बढ़ने की पहले सी बात है। हाँ, बिल्कुल सही। अभी तो और भी ज़्यादा रेट बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट है लोगों को कि प्लीज़ आएँ, हमें ट्राई कर लें। इट विल नॉट कॉस्ट एनीबॉडी एनीथिंग। लेकिन एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे आप बहुत बड़ी बीमारी है, उसका चेकअप हो जाएगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते फ्री हो जाएगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसी पैसे से हम किसी दूसरे का भी ट्रीटमेंट कर लें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। डोंट मेक एनी प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल, और यही इदारे ऐसे हैं कि जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सर। और हमारी उम्मीद ये है कि हमारा सेगमेंट देखकर और भी लोग राग़िब होंगे आपके डायरेक्ट साथ कनेक्ट होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे